मोनोपोली जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, मोनोपोली में क्या है कि एकाधिकार, एक ही विक्रेता है पूरे मार्केट में और उसका ही पूरा अधिकार है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक और अधिकार। एक मतलब सिंगल, एक इकाई है, और अधिकार उसका पूरा कंट्रोल है मार्केट पे। वो ही केवल एक विक्रेता है। जितने भी उपभोक्ता हैं या तो वो उससे सामान का क्रय करेंगे, अदरवाइज वो कहीं से भी या तो वो सामान से इस पर्टिकुलर जो विक्रेता है उससे लेंगे, या तो वो सामान के बिना ही रहेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई इसका विकल्प नहीं है। एकाधिकार मार्केट में सिर्फ एक ही विक्रेता होता है। उसके बाद आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे विक्रेता होते हैं, लेकिन पूर्ण जो प्रतियोगिता बाजार है, जो परफेक्ट कंपटीशन, उससे कम होते हैं। और यहाँ पर जो सामान वो बेच रहे हैं, वो सामान जो है वो एक जैसा नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा सब में अंतर है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सामान जो होता है वो बिल्कुल एक समान होता है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, उसमें जो सामान है वो क्या है, वो थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड है, थोड़ा जरा सा भी उसमें अंतर है। जैसे कि टूथपेस्ट, टूथब्रश, इसके बारे में हम कह सकते हैं ये किस में आएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आएगा। और आखिरी जो बाजार का फॉर्म है वो है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या है, कुछ सेलर हैं, जो सामान वो बेच रहे हैं वो एक जैसा भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि सीमेंट ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है। सीमेंट वो बिल्कुल सेम है, और जो जितने भी हमारे ये जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, जैसे कि फ्रिज, टीवी, ये सब किस में आते हैं, ये भी ओलिगोपोली में आते हैं। लेकिन इनके जो विक्रेता हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और एक भी नहीं है, वो कुछ हैं। वो पूरे मार्केट में कुछ विक्रेता हैं जो मिलकर मार्केट को चला रहे हैं, और हर विक्रेता दूसरे विक्रेता की गतिविधियों पे पूर्ण नज़र रखता है कि दूसरा विक्रेता जो है वो कैसे प्राइस, जो मूल्य है मार्केट में, और जो क्वांटिटी वो मार्केट में बेचने वाला है, उसको किस तरीके से वो बढ़ा घटा रहा है, क्योंकि एक विक्रेता की गतिविधि का पूरे मार्केट पे असर पड़ेगा। अब हम आते हैं एकाधिकार कीमत एवं उत्पादन निर्णय पे। एकाधिकार का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मोनोपोली मीन्स एक एक ही व्यक्ति का पूरा मार्केट पे अधिकार है, और वो व्यक्ति उसी पूरे मार्केट के प्राइस का निर्णय वो खुद लेता है। इसमें जो सामान वो बेच रहा है, जो विक्रेता जो सामान बेच रहा है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट या स्थानापन्न बाजार में उपस्थित नहीं है। या तो उपभोक्ता उस सामान को ले, या वो उसके बिना रहे। एकल उत्पादक कोई व्यक्तिगत स्वामी या साधारण साझेदारी वाला फर्म या संयुक्ति पूंजी कंपनी हो सकती है। एकाधिकार के अंतर्गत फर्म और उद्योग के बीच कोई अंतर नहीं है, अर्थात फर्म ही उद्योग है। एकाधिकार में एक बहुत बड़ा ये जो उसकी विशेषता हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्म है और जो उद्योग है उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही विक्रेता है, वो ही फर्म का काम कर रहा है और वो ही उद्योग का काम कर रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि उद्योग बहुत सारे फर्म को मिलकर बना होता है। जो फर्म बहुत सारी फर्म्स मिलती हैं तब एक इंडस्ट्री बनती है। लेकिन मोनोपोली के केस में एक ही इंसान है जो पूरी मार्केट को चला रहा है, उसका कंट्रोल पूरी मार्केट पे है। तो यहाँ पर वो ही फर्म का काम कर रहा है और वही इंडस्ट्री का काम कर रहा है। फर्म और इंडस्ट्री में या फर्म और उद्योग में कोई भी अंतर मोनोपोली में नहीं है। एकाधिकार के बहुत सारे लक्षण हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है जिसकी वजह से इसका नाम दिया गया है एकाधिकार, वो जो लक्षण है वो है एकल विक्रेता। यहाँ पर जो सेलर है वो केवल एक है, कोई और मार्केट की एंट्री जो क्लोज्ड है पूरी तरीके से, तभी वो एकाधिकार बन रहा है। अगर मार्केट खुला हो और भी लोग मार्केट में एंटर कर सकें तो वो एकाधिकार नहीं रहेगा। तो एकल विक्रेता मीन्स सिंगल सेलर, एक ही सेलर है जो पूरी ही मार्केट में जो सामान वो बेच रहा है उसको सप्लाई करता है। उसके अलावा कोई भी दूसरा विक्रेता नहीं है, और जो सामान वो बेच रहा है उसका कोई भी निकट स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उपभोक्ताओं को वो सामान या तो जो प्राइस, जो मूल्य जिस पे वो एकाधिकारी जो सामान बेच रहा है, या तो वो उस प्राइस पे लेंगे या वो सामान को नहीं लेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प अभी उपस्थित नहीं है। दूसरा जो एकाधिकार का अभिलक्षण है वो है कोई निकट स्थान पर नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही पॉइंट में बताया है आपको कि यहाँ पे सिंगल सेलर है और जो सामान वो बेच रहा है उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं है। तो
इसके केस में क्या है, वो जो एक विक्रेता है, आपको उसी से सामान लेना पड़ेगा और उसके जो सामान है उसका कोई भी मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तीसरा जो अभिलक्षण है वो है प्राइस पर नियंत्रण। जैसा कि एक ही विक्रेता है पूरे मार्केट में, तो उसका ही पूरा कंट्रोल है मार्केट में, उसके अलावा ना ही कोई विक्रेता है और ना ही कहीं और से मूल्य का निर्धारण हो रहा है। वो ही एक ही व्यक्ति है या एक ही फर्म है जो ही पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रही है और पूरे मार्केट में प्राइस तय करने की ज़िम्मेदारी भी उसी के पास है। कोई और प्राइस नहीं तय कर रहा है या उसको कहीं और से निर्धारित मूल्य को नहीं अप्लाई करना है मार्केट में, उसको खुद ही प्राइस पे निर्णय लेना है। तो उसका पूर्णतः कंट्रोल होता है प्राइस पे, जो कि मार्केट में तय किया जाएगा। जो चौथा अभिलक्षण है वो है नो एंट्री। मार्केट की एंट्री पूरी तरीके से क्लोज है, तभी सिंगल सेलर है। अगर मार्केट की एंट्री खुली होती तो बाकी विक्रेता भी मार्केट में या बाजार में प्रवेश कर सकते, बट एकाधिकार के जो मार्केट की जो फॉर्म है उसमें केवल एक ही सेलर है, एक ही विक्रेता है और मार्केट की एंट्री पूरी तरीके से क्लोज है। वो एक ही विक्रेता इतना पावरफुल है कि वो किसी और को मार्केट में एंटर होने नहीं देता और इसीलिए एंट्री अपने आप ही क्लोज है। उसके पास कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में हम देखते हैं कि जो जो भी फर्म है या जो भी सेलर है उसको बहुत कंपटीशन देखना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा है उसमें और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पे सिंगल सेलर है, उसको किसी से भी कंपटीशन नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है। वो अकेले ही पूरी मार्केट के प्राइस को और जो सप्लाई मार्केट में की जाएगी उस पर्टिकुलर वस्तु की, वो केवल वही उसकी जो पूरा राइट है, जो पूरा राइट उसी के पास है। नेक्स्ट, फर्म और उद्योग के बीच में कोई अंतर नहीं। जैसा कि मैंने एकाधिकार के बारे में जब आपको परिचय दिया था तब बताया था कि एकाधिकार में एक ही विक्रेता है, तो यहाँ पे फर्म और इंडस्ट्री अलग अलग नहीं है। यहाँ जो फर्म है वही इंडस्ट्री है, क्योंकि एक ही इंसान है, वही फर्म एक ही फर्म है जो कि फर्म का काम भी कर रही है, एक इकाई का काम भी कर रही है और पूरे उद्योग या पूरी इंडस्ट्री का भी काम कर रही है। तो ये 5 अभिलक्षण है। एकल विक्रेता, कोई निकट स्थानापन्न नहीं, कीमत पर नियंत्रण, कोई प्रवेश नहीं और फर्म और उद्योग के बीच में कोई भी अंतर एकाधिकार के केस में नहीं होता। एकाधिकार हेतु कारण। एकाधिकार होने के बहुत सारे कारण हैं। किन कारणों के वश एकाधिकार उत्पन्न होता है? उसमें पहला कारण है प्राकृतिक, नेचुरल कारण ये है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो प्रकृति है वो किसी एक पर्टिकुलर सामान की पैदावार एक पर्टिकुलर जगह पे, एक भौगोलिक जगह पे बहुत ज्यादा उत्पादन है उस चीज का, तो अपने आप ही वहां पे उस चीज की मोनोपोली या एकाधिकार हो जाता है, क्योंकि वो सामान बहुत ज्यादा मात्रा में सिर्फ उसी जगह पाया जा रहा है। तो हमारी प्रकृति भी एकाधिकार के कारण का बहुत बड़ा जो है रीजन है कि कैसे एकाधिकार उत्पन्न होता है। तो प्रकृति हमारी क्या करती है कि कुछ चीजों को, जैसे डायमंड की खानें कुछ एक पर्टिकुलर जगह पाई जाती हैं, तो वहां पे अपने आप ही जो डायमंड का क्या है एकाधिकार बन जाता है और वहां पे उसका बिजनेस शुरू हो जाता है। दूसरा है तकनीकी। तकनीकी कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है एकाधिकार के कारणों में। तकनीकी कारण भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। बहुत बड़ी बड़ी तकनीक और जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ ही फर्म उसका यूज कर पाती हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि वो जो तकनीक है वो कोई दूसरी फर्म, जो छोटी फर्म है, वो चाहे तो यूज नहीं कर पा रही है। इसलिए कुछ समय बाद वो जो जो इस बड़ी तकनीक का इस्तेमाल कर पा रही है उसकी अपने आप ही बाजार में जो एकाधिकार उसका अपने आप ही बन जाता है और कोई दूसरा फर्म ना उसमें एंटर हो पाता है और ना ही वो उसको प्रतिस्पर्धा दे पाता है। तो तकनीकी कारण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एकाधिकार के जन्म के लिए। अगर कोई ऐसी तकनीक है जिससे एक ऐसा सामान, एक ऐसी वस्तु बन पा रही है जिसकी और कोई विकल्प नहीं है, और अगर उस तकनीक का पूरा कंट्रोल एक फर्म के हाथ में है, उस केस में हम देख सकते हैं कि एकाधिकार ही उत्पन्न होगा, वहां प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाएगी क्योंकि कोई और सेलर मार्केट में नहीं आ पाएगा। तीसरा है विधिक। कभी कभी कुछ ऐसे उपकरण या कुछ ऐसी दवाएं एक
विक्रेता बनाता है और उसके बाद उसको पहली बार इजाद करने पे उसके बाद वो उसका पेटेंट या कॉपीराइट करा देता है कि कोई भी व्यक्ति उसके अलावा उस सामान का या उस मेथड को यूज नहीं कर सकता। उस पेटेंट और कॉपीराइट के बाद उसके पास पूरा लाइसेंस है और उसकी मर्जी के बिना कोई और उस लाइसेंस को यूज नहीं कर सकता, उस पूरे मेथड को कोई और यूज नहीं कर सकता। तो विधिक कारण की लीगल कारणों की वजह से भी एकाधिकार जो है वो उत्पन्न होता है बाजार में। चौथा जो कारण है बड़े आकार की पूंजी। जो एकाधिकार एक जो विक्रेता है वो काफी बड़ा होता है और उसके पास ज्यादा पूंजी होती है कि वो मार्केट में पूंजी लगाकर मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर उसने ले रखा है। तो दूसरा जो विक्रेता है वो अपने आप ही मार्केट में नहीं आ पाता, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट जो पूरी बाजार है उसका अधिक से अधिक जो भाग है वो एक ही विक्रेता ने अपने कंट्रोल में अपने पावर में लेके रखा हुआ है, क्योंकि उसके पास ज्यादा कैपिटल है जो उसने मार्केट में लगा रखी है। तो एक ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल या बड़े आकार की पूंजी भी एक कारण है एकाधिकार के जन्म में। आखिरी जो कारण है वो है राज्य। कभी कभी कुछ चीजें या कुछ हमारी सेवाएं सरकार के हाथ में ही है, जैसे कि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी या रेलवेज वो हमें भारत सरकार ही दे रही है। तो उसके अलावा वो जो सर्विसेज हैं वो कोई भी जो प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई और नहीं दे सकता। उस केस में सरकार की इलेक्ट्रिसिटी में या रेलवे में उसकी क्या हो गई है, एकाधिकार हो गया है। सरकार के अलावा वो जो सेवा है वो आम नागरिक को कोई और नहीं दे पा रहा है। इस वजह से भी सरकार की इलेक्ट्रिसिटी के केस में या रेलवेज के केस में सरकार की क्या है, एकाधिकार है उसका, उसी का पूरा नियंत्रण है पूरे मार्केट में। जो बाजार के बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, उसमें पहला था पूर्ण प्रतियोगिता और दूसरा है हमारा एकाधिकार। तो एकाधिकार की क्या तुलना है पूर्ण प्रतियोगिता से वो हम इसमें जानेंगे। पहला है उत्पादन एवं कीमत। एकाधिकार में जो है वो उत्पादन और कीमत पूर्ण प्रतियोगिता से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे जो है उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता में कहीं ज्यादा होता है एकाधिकार की तुलना, क्योंकि वहां पे एक निर्धारित जो प्राइस है जो कि पूरे उद्योग ने तय कर रखा है, हर फर्म उसी प्राइस पे जितनी भी क्वांटिटी हो सके वो विक्रय करती है मार्केट में। लेकिन एकाधिकार के केस में जो विक्रेता है वो हर इंसान से अलग अलग प्राइस पे भी विभेद भी कर सकता है, कीमत विभेद भी कर सकता है और उसका उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता के उत्पादन से कम होता है। और अगर हम प्राइस की बात करें या कीमत की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत काफी कम होती है और एकाधिकार में कीमत पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। यहाँ पे कीमत विभेद का भी जो विक्रेता है वो अलग अलग उपभोक्ता से अलग अलग जो कीमत है वो भी ले सकता है, जो कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे जो मूल्य निर्धारित पहले से है, हर विक्रेता को उसी मूल्य पर बेचना है, उसका कीमत पे और उत्पादन कितनी सप्लाई वो मार्केट में करेगा उस पे उसका कोई भी कंट्रोल या पावर नहीं है। दूसरा है संतुलन, इक्विलिब्रियम जिसकी हम बात करते हैं। तो दोनों ही के केस में चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता हो या एकाधिकार हो, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है, जिसको हम कहते हैं सीमांत लागत और सीमांत आगम जहां बराबर होते हैं वहां पे ही संतुलन होता है मार्केट का। वहीं पे जो विक्रेता है उसको सबसे ज्यादा लाभ होता है, चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता हो या वो एकाधिकार हो। दोनों में ही संतुलन जो है वो जहां पर MCMR के बराबर होती है वहीं पे होता है। तीसरा है प्रवेश। प्रवेश पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रवेश बिल्कुल ही खुला हुआ है, कोई भी विक्रेता मार्केट में आ सकता है आसानी से और कोई भी जा सकता है। प्रवेश में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। एकाधिकार की जो बाजार का फॉर्म है उसमें प्रवेश पूरी तरीके से बंद है, कोई भी विक्रेता मार्केट में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि
जो एकाधिकार है उसका नाम ही एक अधिकार है। अगर कोई और मार्केट में एंटर हो जाएगा तो एकाधिकार नहीं रह जाएगा, और जो विक्रेता पहले से मार्केट में है उसका पूरे मार्केट पे कंट्रोल है और पावर है, और इस वजह से भी कोई और मार्केट में एंटर नहीं हो पाता और उसे प्रतिस्पर्धा नहीं दे पाता। वो इस प्रकार का सामान वो मार्केट में बेच रहा है जिसका कोई भी स्थानापन्न भी नहीं है, और वो खुद इतना पावरफुल है कि उसको कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं देता, और वो हमेशा एक विक्रेता ही पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है, उसके उत्पादन को भी, उसकी कीमत को भी, और कितनी आपूर्ति रहेगी मार्केट में या बाजार में उसको भी वही तय करता है, जो एक विक्रेता होता है एकाधिकार मार्केट में। चौथा है विभेद। विभेद का मतलब है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आपको पता है, आपने पहले की इकाइयों में पढ़ा होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो मूल्य है वो पहले से निर्धारित है, और वही मूल्य हर फर्म उसको उसको फॉलो कर रही है और वही मूल्य पे सामान बेच रही है। वो उसके पास इतना अधिकार नहीं है कि वो आपूर्ति और कीमत को जरा सा भी उसमें फेरबदल या बदलाव कर पाए। और जितने भी उपभोक्ता होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, उन सबको जो कीमत है वो पूर्णतः पता होती है। तो जरा सा भी अगर कोई भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी विक्रेता जरा सा भी अगर कीमत में फेरबदल करता है तो उपभोक्ता उससे सामान नहीं लेता है। इसीलिए जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हर एक विक्रेता जो भी मूल्य पहले से निर्धारित है उसी पे सामान बेचता है। अपनी ना उसकी इतनी पावर है, ना उसका इतना उसके अंदर इतना वो पावर है कि वो कुछ चेंज कर सके, तो जो पहले से तय है उसी पे करता है। तो ये जो विभेद है, कीमत विभेद, वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले से कीमत तय है, उपभोक्ताओं को पता है और उसी प्राइस पे उसको बेचना है। फेर बदल की जरा भी गुंजाइश पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नहीं है। लेकिन एकाधिकार में कीमत विभेद का एक बहुत बड़ा उसका एक बहुत बड़ा उसका रोल है, और कीमत विभेद होता है। वो आराम से जो विक्रेता है वो अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत ले सकता है, क्योंकि उसके अलावा मार्केट में और कोई नहीं है। या तो उपभोक्ता उससे सामान लेंगे या वो सामान के बिना रहेंगे, उनके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो कीमत विभेद एक बहुत बड़ा लक्षण है एकाधिकार की मार्केट का, और विभेद वो आसानी से कर सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रकार हैं जिसको हम आगे देखेंगे। फिर है पांचवा है लाभ। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में लाभ जो है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि कीमत पहले से तय है और वो कीमत सबको पता है, चाहे वो जितने विक्रेता हैं उनको, चाहे जितने क्रेता हैं उनको। पूरे बाजार में वो कीमत बहुत ही कम दाम पे तय होती है, क्योंकि उस वहां पे प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। अगर जरा सा भी किसी विक्रेता ने जरा सा भी कीमत में फेरबदल किया या उसको बढ़ाया तो उपभोक्ता उनसे लेना बंद कर देंगे। इसीलिए जो वहां पे जो मूल्य होता है वो बहुत कम होता है, और इसके हिसाब से लाभ भी बहुत ही जरा जरा सा लाभ होता है। बहुत कम परसेंटेज में होता है वो लाभ, बहुत ही मिनिमम लाभ होता है जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेता को मिलता है। लेकिन एकाधिकार के तुलना में, एकाधिकार के केस में क्या होता है कि लाभ बहुत ज्यादा है, क्योंकि अकेले वो ही मार्केट में है, वो ही पूरी मार्केट का संचालन कर रहा है, वो ही मार्केट की कीमत को तय कर रहा है, और मार्केट कप के ऊपर पूरा पावर है उसका। तो लाभ जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के तुलना में एकाधिकार में कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा लाभ है, क्योंकि हम यहाँ पे एकाधिकार में हम कीमत विभेद भी कर सकते हैं, और उसका जो सामान है उसका कोई भी निकट स्थानापन्न नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो एकाधिकारी कभी कभी बहुत ज्यादा प्राइस भी मार्केट में चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके सामान का कोई भी सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो लाभ पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत कम है और एकाधिकार में कहीं ज्यादा है। फर्म कर आपूर्ति वक्र, जो सप्लाई कर्व है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, वो पहले से निर्धारित है या पहले से पता है। उसके बाद है फर्म का लक्ष्य। जो हमारा पूर्ण प्रतियोगिता है वहां पे जो फर्म का लक्ष्य है वो है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, मतलब जितना अधिक हो सके उतना अधिक मार्केट में सामान बिके, क्योंकि उनका प्राइस बहुत कम है, प्राइस जो ऑलरेडी तय है मार्केट में। तो उनका लक्ष्य है कि मार्केट में कम दाम पे, जो एक कम दाम जो पहले से उद्योग में जो
निर्धारित कर चुके हैं, उसी प्राइस पे सामान मार्केट में बिक रहा है। लेकिन एकाधिकार का क्या है? एकाधिकार का जो लक्ष्य है वो जितना हो सके उतना लाभ, बाजार से जितना हो सके उतना लाभ पाना है। और उनका लक्ष्य सिर्फ सेल्स नहीं है, उनका लक्ष्य है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और विभेद, जो कीमत विभेद है, उसके माध्यम से वो आराम से अपना जो लाभ है उसको बढ़ा सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कीमत की तुलना। कीमत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत ही कम है और वो पहले से निर्धारित है। क्योंकि उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे विक्रेता बहुत ज्यादा है। अगर आप एक नहीं देगा तो दूसरे विक्रेता से ले लेंगे, और हर विक्रेता को पता है कि उनको पूर्ण प्रतिस्पर्धा का सामना करना है। उनके पास बहुत सारे ऐसे विक्रेता हैं जो सेम सामान जो वो बेच रहे हैं वैसा ही सेम सामान वो भी बेच रहे हैं। तो उनके पास प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, इसलिए उनकी कीमत बहुत कम है, उनके सामान की कीमत बहुत कम है। लेकिन एकाधिकार के केस में जो कीमत है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से कहीं ज्यादा है, और जो कीमत है उसमें उसको विभेद करने का भी उसके पास एक जो है ऑप्शन है। लास्ट पॉइंट है उत्पादन की तुलना। जो उत्पादन है, वो जो आउटपुट होता है, वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एकाधिकार की तुलना कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे विक्रेता भी कहीं ज्यादा है। यहाँ पे एक विक्रेता है, वहां पे कहीं ज्यादा विक्रेता है, तो वहां पे उत्पादन भी एकाधिकार बाजार से कहीं ज्यादा है। अब हम यहाँ पे कुल आगम एवं कुल लागत उपागम के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो एकाधिकार, जो हमारी एकाधिकार है, उसमें कैसे मूल्य संचालन कैसे होता है, इक्विलिब्रियम कैसे आता है मार्केट में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा डायग्राम है, इसमें जो हमारा वाई एक्सिस है वो कीमत को दिखा रहा है, और जो एक्स एक्सिस है वो उत्पादन को दिखा रहा है। जो टी आर कर्व है, जो हमारा कुल आगम का कर्व है, वो ओरिजिन से 0 से शुरू है और वो टी आर तक गया हुआ है, और वो गिरता हुआ कर्व है। वो बिल्कुल जब हमारे पास हमने एक भी इकाई को नहीं बेचा है तो हमारा जो कुल आगम है वो 0 होगा, इसीलिए वो ओरिजिन से स्टार्ट है। और ये जो कर्व है वो गिरता हुआ कर्व है। जो हमारा टोटल कॉस्ट कर्व है या कुल लागत कर्व है, वो शुरू हुआ है पी पॉइंट से और वो गया है टी आर तक। यहाँ पे क्या है कि जो ओ पी और एम वाला भाग है वो क्या है? वो लॉस का भाग है, यहाँ पे ओ और पी वो क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। वो कॉस्ट जो वो लागत जो देनी है विक्रेता को, चाहे उसका कोई भी बिक्री हुई हो या ना हुई हो। तो ओपी जो है वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, इसीलिए जो कुल लागत वक्र है वो पी से शुरू हुआ है, ना कि वो ओरिजिन से शुरू हुआ है। इस केस में जो हमारा जो बिंदु है एम और एन, इनके बीच में जो हमारा एकाधिकारी है उसको लाभ हो रहा है। एम से पहले और एन के बाद वहां पर क्या है? हानि का वो जो जितना भी भाग है वो हानि दिखा रहा है। ओ पी और एम और एन के बाद जितना भी है वो हानि का है। वहां पे उसके बाद जो एकाधिकारी को हानि हो रही है। शुरुआत में जब उसने अपना जो भी व्यवसाय है उसको शुरू किया होगा, उस वक्त उसने बहुत सारे खर्चे किए होंगे, जिन खर्चों की भरपाई शुरुआत में नहीं हो पाती। धीमे धीमे जब उत्पादन बढ़ता है और बाजार में विक्रय करना वो शुरू करता है, जैसे जैसे वो अपना उत्पादन और विक्रय बढ़ाता जाता है, वैसे ही वैसे क्या होता है कि उसको उसकी जितनी भी लागत है वो कवर हो जाती है और उसको प्रॉफिट मिलना शुरू होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एम बिंदु है वहां तक जो हमारा एकाधिकारी है उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि जो टी आर कर्व है वो जो कुल लागत कर्व है वो कुल आगम कर्व के ऊपर है। टीसी कर्व ऊपर है, टी आर कर्व नीचे है एम बिंदु से पहले। लेकिन उसके बाद जो हमारा टी आर कर्व है, जो कुल आगम कर्व है, वो धीमे धीमे कुल लागत के ऊपर जा रहा है। और जो हमारा पॉइंट है ए बी पॉइंट, वहां पर जो दोनों के बीच में जो दूरी है, आगम और लागत के बीच में जो दूरी है वो कहीं ज्यादा है। और यहीं पर हमारा जो एकाधिकारी है उसकी फर्म का क्या होगा? संतुलन होगा। उस संतुलन में वो जो उत्पादन है वो ओ क्यू उत्पादन करेगा
और जो ए और बी है वहां पे उसको सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है। तो जो हमारा बाजार है उसका संतुलन भी ए बी पॉइंट पे, या हम कह सकते हैं कि ओ क्यू जो उत्पादन है वहां पर जो है फर्म का संतुलन बैठेगा, क्योंकि वहां पे उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। हम सबको अर्थशास्त्र में पता है कि जो भी व्यवसायी होता है उसको उसका मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, और जहां प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वहीं पे जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वहीं पे जो फर्म का संतुलन होता है। तो इस केस में जो हमारा टीआर और टीसी कर्व का अप्रोच है, इसमें हम देख सकते हैं कि एम और एन के बीच का जो हिस्सा है वो पूरा हिस्सा लाभ को दर्शा रहा है, क्योंकि वहां पर हमारा जो आगम है वो लागत से कहीं ज्यादा है। वक्र जो लागत का वक्र है वो नीचे है और आगम का वक्र ज्यादा है। वहीं पे एम पॉइंट के नीचे क्या था, जो लागत का कर्व था वो ऊपर था, और जो कीमत का जो हमारा आगम का जो वक्र था वो नीचे था। बट उसके बाद जो पूरा जो ये हिस्सा है एम से लेके एन तक, इसमें लागत जो है वो नीचे है और जो आगम है वो ऊपर है। लेकिन इस पूरे हिस्से में भी, इस पूरे लाभ के हिस्से में भी, जहां पे हमने यहाँ पे दो लाइनें ड्रॉ करी हैं जिससे कि हम निकाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो दूरी है वो इन दो लाइनों के बीच में सबसे ज्यादा दूरी ए और बी भाग में है, और तभी इसीलिए यहाँ पर जो भी फर्म है उसका संतुलन यहाँ बैठाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एकाधिकारी को सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है। इसके बाद फिर धीमे धीमे उसका लाभ भी कम होता जा रहा है, और एन बिंदु के बाद फिर जो है टोटल कॉस्ट जो हमारी लागत है वो ज्यादा हो जा रही है और रेवेन्यू कम हो जा रहा है। तो अगर हम फर्म का संतुलन जानना चाहें, जो कुल आगत और कुल लागत की जो विधि है उससे जानना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि ओ क्यू जो है वो संतुलन जो जो बाजार का संतुलन है उसमें जो ओ क्यू उत्पादन है वो अगर एक अधिकारी करे तो उसको सबसे ज्यादा लाभ होगा, और यहीं पे उसकी मार्केट का संतुलन भी बैठेगा। जो हमारा कर्व टीपी कर्व है वो नीचे दिखा रहा है पूरे प्रॉफिट को। हम देख सकते हैं कि जो आर पॉइंट है वहां शुरुआत में क्या है, जो हमारा प्रॉफिट है वो है नेगेटिव में, क्योंकि शुरुआत में तुरंत ही सेल नहीं होती। हम पहले बहुत सारा लागत को लगाते हैं, एकाधिकारी भी बहुत लागत लगाता है अपने बिजनेस को शुरू करने में, लेकिन शुरुआत में ही तुरंत सेल नहीं होने लगती। कुछ समय बाद सेल शुरू होती है और उसको जो है प्रॉफिट मिलना शुरू होता है। तो शुरुआत में क्या है, हमारी लागत कहीं ज्यादा है हमारे आगम से, इसीलिए शुरुआत में प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में है। सी पॉइंट के बाद अगर हम देखें, टीपी कर्व को देखें, तो सी पॉइंट के बाद धीमे धीमे जो है वो प्रॉफिट शुरू हो रहा है, और क्यू पॉइंट पे अगर ई क्यू देखें नीचे, हम अगर हम टीपी कर्व में ई क्यू पॉइंट को देखें तो वहां पे सबसे ज्यादा लाभ हमारे एकाधिकारी को हो रहा है। इसीलिए बाजार का संतुलन या वो ओ क्यू उत्पादन बाजार में विक्रय करेगा कि उसको सबसे ज्यादा मार्केट में लाभ हो। क्यू पॉइंट के बाद धीमे धीमे क्या है, जो प्रॉफिट तो है सी और डी के बीच में जो जितना भी भाग है वो पूरा जो भाग है वो क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है। उत्पादन बढ़ाना है तो हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा के उत्पादन बढ़ा सकते हैं, फिक्स फैक्टर्स को हम नहीं चेंज कर सकते। जो हमारा कम समय है, अल्प अल्प समय है, जो शॉर्ट रन जिसे हम कहते हैं। तो इस जो शॉर्ट रन है उसमें तीन जो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला है असामान्य लाभ। असामान्य लाभ के केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर से जो हमारा वाई एक्सिस है वहां पे कीमत को दर्शाया गया है और एक्स एक्सिस में उत्पादन है। आपको पता है कि जो ए आर कर्व है वही डिमांड कर्व है, जो कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व से ज्यादा है। एकाधिकार के केस में जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सीमांत लागत, औसत लागत और प्राइस और डिमांड ये सेम होती है, बट यहाँ एकाधिकार के केस में क्या होता है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एवरेज रेवेन्यू से कम है। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से सीमांत आगम से जो ये औसत आगम कहीं ज्यादा होती है। तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व नीचे है, एवरेज रेवेन्यू कर्व ऊपर है, और जहां पर
मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करती है, या जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होते हैं, वहीं पे संतुलन तय होता है। जैसा कि हम इस वक्र में इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो एसएमसी है वो हमारे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को ई पॉइंट पे काट रहा है, वहीं से ओ क्यू वन उत्पादन तय हो जा रहा है। ये जो उत्पादन है वो संतुलित उत्पादन है, यहीं पे इक्विलिब्रियम है मार्केट का। लेकिन ये जो एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज रेवेन्यू से काफी कम है। जैसे हम देख सकते हैं जो एसएसी वक्र है वो जो एआर है उससे काफी नीचे है। इसीलिए क्या है, यहाँ पे असामान्य लाभ हो रहा है। इस स्थिति में जो हमारा एकाधिकारी है उसको असामान्य लाभ हो रहा है। जो ये खाना है ए बी सी डी, ये जो चाकोर खाना है वो दिखा रहा है असामान्य लाभ को। यहाँ पर जो कॉस्ट है एसएसी कर्व जो है वो काफी नीचे है, और जो एआर है औसत आगम है वो औसत लागत से नीचे है। यहाँ पे एकाधिकारी को असामान्य लाभ हो रहे हैं, और सामान्य तौर पर भी एकाधिकारी को लाभ ही होता है, क्योंकि वो अकेला है मार्केट में, और प्राइस को भी वो जो कीमत है उसको भी वो तय कर सकता है, वो कीमत विभेद भी कर सकता है, वो ही उत्पादन को भी तय करता है, नियंत्रित करता है। तो आसानी से उसको सामान्य जो भी सामान्य तौर पे भी उसको ज्यादातर लाभ होता है, और ये असामान्य लाभ की स्थिति है। अब यहाँ पे न्यूनतम हानि का जो ग्राफ है ये जो दिखा रहा है न्यूनतम हानि को। जैसा कि आपको पता है एकाधिकार के एकाधिकार बाजार है, बाजार का फॉर्म है, वहां पे एक ही विक्रेता है, वो पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा कोई इसको प्रतिस्पर्धा देने वाला नहीं है, वो कीमत विभेद भी आसानी से कर लेता है। इसीलिए हानि की जो संभावनाएं हैं बहुत कम होती हैं, या ना के बराबर होती हैं इस केस में। लेकिन शॉर्ट रन जो हमारा कम समय है उसमें उसको असामान्य लाभ या सामान्य लाभ, या कभी कभी कुछ केस में उसको कभी कभी हानि भी होती है, लेकिन ये बहुत कम होता है, वो बहुत न्यूनतम हानि होती है। तो हानि का भी केस है। इसमें क्या है फिर से जो हमारा वाई एक्सिस है वो लागत और आगम को दिखा रहा है, जो हमारा एक्स एक्सिस है उत्पादन को दिखा रहा है। उत्पादन कि कितना कितना उत्पादन वो करेगा, और बाजार में कितना उत्पादन वो विक्रय के लिए लेकर आएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एवरेज रेवेन्यू से कम है, जैसा कि हमने बाकी जितने भी ग्राफ है उसमें देखा कि एकाधिकार की स्थिति में जो हमारा सीमांत जो आगम है वो औसत आगम से कम होता है, और औसत आगम हमारी ज्यादा होती है सीमांत आगम से। हम बाकी अगर बाजार के जो और भी फॉर्म्स हैं उनसे हम अगर कंपेयर करें तो वहां पे हानि होती है शॉर्ट रन में। लेकिन ये जो हमारा एकाधिकार है, जो हमारा आज का विषय भी है, उसमें क्या है कि हमारी जो हानि है हो रही है, बट वो बहुत न्यूनतम है, बहुत कम हानि है, असामान्य हानि या सामान्य हानि नहीं है। क्योंकि एकाधिकारी अकेले ही पूरी मार्केट को, वो पूरे बाजार पर उसका नियंत्रण है, कीमत पे उसका नियंत्रण है, उत्पादन पे उसका नियंत्रण है, और कितनी आपूर्ति वो देगा उस पे भी उसका नियंत्रण है। तो हानि जो है वो बहुत कम होती है, असामान्य उसमें नहीं होती, कम होती है, और अगर होती भी है तो कम मात्रा में होती है, जैसा कि इस पूरे ग्राफ में हम देख सकते हैं। अब हमारा जो एक होता है अल्पकालीन संतुलन, एक होता है दीर्घकालीन। अल्पकालीन अब तक हमने देखा, तीनों हमारे जो ग्राफ हैं वो अल्पकालीन संतुलन को बता रहे हैं। अल्पकाल ऐसा होता है जहां पे हम फिक्स्ड जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको नहीं चेंज कर सकते, हम जो हमारी मशीनरी है उसको नहीं बदल सकते, जो जमीन हम यूज कर रहे हैं उसको नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अल्प जो काल है वो कम समय होता है। उसमें कोई भी विक्रेता अगर उसको उत्पादन बढ़ाना है तो वो केवल अपने लेबर के या जो भी वेरिएबल उसके फैक्टर्स हैं उस उनके माध्यम से ही वो उत्पादन को बढ़ा सकता है। वो अल्पकाल में बाकी जितने भी उसके जिन रिसोर्सेज से वो सामान का उत्पादन करता है उन सारे रिसोर्सेज को वो नहीं बढ़ा सकता। वो सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर्स को ही बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ा सकता है। लेकिन जो दीर्घकालीन जो संतुलन होता है, यहाँ पे जो दीर्घकाल है वो बहुत लंबा समय होता है। तो दीर्घकाल में वो सारे ही फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स से वो अपने उत्पादन को बढ़ा रहा है, वो सारे ही फैक्टर्स को बदल सकता है आसानी से, और वो उत्पादन को बाजार के
आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा कर सकता है। यहाँ पे उसको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जो समय है, जो काल है वो बहुत बड़ा है। तो एकाधिकार के अंतर्गत दीर्घकालीन संतुलन के बारे में अगर हम बात करें कि दीर्घकाल में क्या संतुलन बैठता है एकाधिकार जो बाज़ार है उसमें, तो हम देख सकते हैं बहुत आसानी से, जैसा कि हमने पिछले 3 ग्राफ में देखा। हाँ, यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा जो सीमांत आगम, सीमांत लागत, उपागम, इसमें हमने देखा कि पहले हमें असामान्य लाभ हो रहा है, ये भी अल्पकाल का है। दूसरा हमें सामान्य लाभ हो रहा है और तीसरा हमें न्यूनतम हानि हो रही है। फिर मैंने बताया था आपको कि एकाधिकार में कभी-कभी अल्पकाल के समय में हानि भी हो सकती है एकाधिकारी को। तो वो हानि यहाँ पे दर्शाई जा रही है, जिसमें कि एआर कर्व जो है वो नीचे है, औसत आगम नीचे है और जो औसत लागत वक्र है वो ऊपर है। एसी कर्व हम जैसे देख सकते हैं वो एंड पॉइंट पे टच कर रहा है। तो पी एन, P1 और ए, ये जो चाकोर भाग है, ये हमारी हानि को दर्शा रहा है कि यहाँ पे एकाधिकारी को अल्पकाल में कभी-कभी हानि भी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे उसके पास भी वो सिर्फ जो अपने वेरिएबल फैक्टर्स हैं उससे ही उत्पादन को बढ़ा सकता है। वो सारे फैक्टर्स को, क्योंकि अल्पकाल कम समय है, तो उसमें वो सारे ही फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकता। वो कुछ ही फैक्टर्स को बढ़ाकर अपने उत्पादन को बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ा सकता है। वो यहाँ पे वो भी लिमिटेड है, वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। वो हर चीज़ को बाजार के हिसाब से जितनी भी हो सके वो उत्पादन बेइंतहा नहीं बढ़ा सकता। अब जो दीर्घकालीन है, एकाधिकार के अंतर्गत दीर्घकालीन संतुलन जो हमारा दीर्घकाल होता है या लॉन्ग टर्म हम जिसे कहते हैं, मोनोपोली के केस में लॉन्ग टर्म में हमेशा एक एकाधिकारी को असामान्य लाभ ही होता है, जैसा कि हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था, जो हमारे लक्षण थे उसमें भी देखा था कि जो एकाधिकारी है, जब वो सिंगल अकेला सेलर है, एक ही इकाई है, वही फर्म है, वही उद्योग है, मार्केट पूरी तरीके से बंद है, एंट्री बंद है, कोई भी आ नहीं सकता, कोई भी उसको प्रतिस्पर्धा नहीं दे सकता, उसका किसी से भी कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, एलएसी कर्व है, वो काफी नीचे है जो हमारे रेवेन्यू से। और यहाँ पे भी हम जो संतुलन का जो नियम है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काट रहा है। एलएमसी देख सकते हैं आप, एलएमसी कर्व जो है एमआर कर्व को जहाँ पे काट रहा है उस बिंदु को हम ई बिंदु कहते हैं या संतुलित, यहाँ पे हमारा संतुलन है। जो ओएम जो उत्पादन है वो हमारा संतुलित उत्पादन है। अगर वो जो विक्रेता है एकाधिकारी जो है, वो अगर ओएम उत्पादन करेगा तो वो तो उसको क्या मिलेगा, तो मार्केट में उसका संतुलन रहेगा। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है वो एच पॉइंट पे काट रही है और जो P1 और H का जो भाग है, काफी बड़ा भाग है, हम देख सकते हैं वो सामान्य लाभ का भाग है क्योंकि रेवेन्यू ऊपर है, लाभ कहीं ज्यादा है और कॉस्ट कहीं कम है। ये हम साफ साफ इसमें देख सकते हैं कि जो दीर्घकाल में हमेशा एक एकाधिकारी को हमेशा क्या होगा, असामान्य लाभ होगा। उसके बहुत सारे उसके कारण हैं क्योंकि वो अकेला विक्रेता है बाजार में, कोई भी और अन्य उसको प्रतिस्पर्धा देने के लिए नहीं है। मार्केट में एंट्री पूरी तरीके से क्लोज है, वो कीमत विभेद भी चाहे तो कर सकता है, उसके पास संपत्ति बहुत ज्यादा है, पूंजी बहुत ज्यादा उसने लगा रखी है और वो जो कीमत है उसको भी निर्धारित करता है, वही फर्म है, वही उद्योग है। इसीलिए जो दीर्घकाल में हमेशा एकाधिकार में दीर्घकाल में जो संतुलन होगा उसमें जो भी एकाधिकारी है उसको असामान्य लाभ होगा। अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता से इसकी तुलना करें तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो भी अल्पकाल का समय है उनको भी सामान्य लाभ, असामान्य लाभ या हानि होती है। आराम से उनको हानि भी हो जाती है अल्पकाल के समय में। उनके पास भी वो भी अल्पकाल में सिर्फ फिक्स्ड फैक्टर्स को नहीं बदल सकते, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर से वो उत्पादन को बढ़ा सकते हैं मार्केट में। फिक्स फैक्टर्स को वो नहीं बदल सकते क्योंकि समय जो है वो बहुत कम है, अल्प समय। कीमत विभेद के अंतर्गत बहुत सारे प्रकार हैं और उसके बहुत सारे स्तर हैं। एकाधिकार मैंने आपको बताया था कि जो एकाधिकार के अभिलक्षण है उसमें हम देख सकते हैं कि कीमत विभेद
एक ये बहुत बड़ा जो है उसकी विशेषता है कि एकाधिकार में हम केवल एकाधिकार ही ऐसा ऐसा बाज़ार का ऐसा फ़ॉर्म है जिसमें हम कीमत विभेद कर सकते हैं। क्योंकि वो अकेला विक्रेता है बाज़ार में, वो आसानी से उपभोक्ताओं से अलग-अलग जो है मूल्य उसी सामान का अलग-अलग मूल्य जो है वो चार्ज कर सकता है। ये जो राइट है वो केवल मोनोपोली या ये कह सकते हैं एक मोनोपोलिस्ट या एकाधिकारी के ही पास है। इसके बहुत सारे कीमत विभेद के बहुत सारे प्रकार हैं और इसके बहुत सारे स्तर हैं। तो कीमत विभेद के जो 3 प्रकार हैं, पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है भौगोलिक और तीसरा है उपयोग के आधार पर। सबसे पहला है व्यक्तिगत या पर्सनल हम कह सकते हैं। यहाँ पे जो एकाधिकारी है, वो हर कंज्यूमर से अलग-अलग प्राइस चार्ज करता है, उनकी क्षमता के अनुसार या वो कितना उसको दे सकते हैं या उनकी कितनी आय है, उसके हिसाब से भी कभी-कभी क्या होता है कि जो एकाधिकारी है हमारा, जिनके पास ज़्यादा है, वो उनसे ज़्यादा ले लेते हैं और जिनके पास कम है, जो कम दे सकते हैं, उनसे कम लेता है। तो वो जितना मैक्सिमम प्राइस, जितना अधिक से अधिक मूल्य अपने सामान का ले सकता है, वो हर उपभोक्ता से अलग-अलग प्राइस चार्ज करता है। तो इसे हम कहते हैं व्यक्तिगत या पर्सनल विभेद। वो आसानी से जो है अलग-अलग विक्रेताओं से अलग-अलग प्राइस चार्ज करता है। ये हो गया व्यक्तिगत। व्यक्तित्व। दूसरा है आपका भौगोलिक। भौगोलिक या हम कह सकते हैं इसे जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल में क्या होगा कि अलग-अलग प्लेस पे वो जो एकाधिकारी है, अलग-अलग प्लेस पे, अलग-अलग जियोग्राफिकल एरिया पे उसने अलग-अलग जो है वो कीमत अपने उपभोक्ताओं से ले रखी है। एक पर्टिकुलर राज्य में समझ लीजिए कि वहाँ पे अलग उसने प्राइस चार्ज किया हुआ है, दूसरे राज्य में अलग चार्ज किया हुआ है, क्योंकि जितना भी उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है या जहाँ पे भी उसका सामान बन रहा है, उससे जो निकट है, वहाँ पे वो कम प्राइस चार्ज कर रहा है। जो उससे दूर है या जहाँ सामान भेजना उसको सामान भेजने की लागत उसकी ज़्यादा है, वहाँ पे वो ज़्यादा प्राइस उसका चार्ज कर रहा है, ज़्यादा कीमत वो वहाँ के उपभोक्ताओं से, वहाँ के लोगों से वो ज़्यादा कीमत चार्ज कर रहा है। और जो उसके पास है उनसे वो कीमत कम चार्ज कर रहा है। तो अलग-अलग भौगोलिक जो स्तर हैं वहाँ पे वो अलग-अलग वो प्राइस जो है कीमत चार्ज कर रहा है। ये दूसरा प्रकार है कीमत विभेद का। जो तीसरा प्रकार है उपभोग के आधार पर, जैसा कि आप इसका बहुत अच्छा जो है आप उदाहरण है वो है हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का है, विद्युत का है। उपभोग के आधार पर जैसे सरकार क्या करती है जो हमारे डोमेस्टिक यूज़ है, जो हम घर में बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्राइस जो है उसकी कीमत सरकार कम रखती है। और जो जितने भी इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है या कमर्शियल यूज़ होता है, उस वहाँ पे जो है एक जितना भी जो कीमत है वो जो घरेलू जो उपयोग है उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो सामान वही है, दोनों जगह ही वो विद्युत जो वो दे रहा है, बट दोनों जगह पे क्या है, कीमत वो अलग-अलग ले रहा है। हमारे एकाधिकारी के ही बाज़ार में है। इसमें क्या है प्रथम स्तरीय कीमत विभेद, द्वितीय स्तरीय कीमत विभेद और तृतीय स्तरीय कीमत विभेद। प्रथम स्तरीय में क्या होगा कि वो हर उपभोक्ता से अलग-अलग प्राइस चार्ज करेगा और हर उपभोक्ता से अलग-अलग कीमत अदा करेगा। दूसरा द्वितीय में क्या होगा कि वो ग्रुप बना देगा, जितने भी उपभोक्ता हैं उनके अलग-अलग ग्रुप बना देगा और हर ग्रुप से वो अलग-अलग कीमत, जैसे कि हम इंडियन रेलवे में देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास एसी वालों पे अलग चार्ज है, जो जनरल में है वो अलग है, सेकंड क्लास एसी का अलग है, थर्ड क्लास एसी का अलग है। तो उपभोक्ता वही है, बस उन पे क्या है, अलग-अलग ग्रुप में बाँट दिया गया है और उनका उनसे अलग-अलग कीमत ली जा रही है। दूसरा है तीसरा जो है वो तृतीय स्तरीय है। इसमें क्या होता है अलग-अलग सेगमेंट में बाँट देते हैं। पूरी बाज़ार को हमने अलग-अलग सेगमेंट में बाँट दिया है और ये अलग-अलग सेगमेंट बाँटने का जो बेस है, वो ऐज भी हो सकता है, वो जेंडर भी हो सकता है, वो ज्योग्राफिकल एरिया भी हो सकता है और हर एक सेगमेंट से वो एकाधिकारी अलग-अलग कीमत जो है वो चार्ज करेगा। तो इस तरीके से कीमत विभेद आसानी से एकाधिकारी कर सकता है। उसके ये 3 प्रकार या वो प्रथम स्तरीय कर सकता है, द्वितीय स्तरीय या तृतीय स्तरीय, इन 3 प्रकार से वो आसानी से कीमत विभेद एकाधिकारी कर सकता है और ये जो विशेषता है सिर्फ़ और सिर्फ़ एकाधिकार बाज़ार में ही है। धन्यवाद।